राइट सो एवरीवन, तो पढ़ना शुरू करें। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टू अर्न दिस बैज। राइट, ये हम आने वाले कुछ महीनों में अपना पूरा पार्ट वन का जर्नी कंप्लीट करने वाले हैं। और पार्ट वन को पढ़ने का मैंने एक सिस्टमेटिक फ्लो आपके लिए तैयार किया हुआ है, जहां पर हम लोग एग्जैक्टली जैसा सीक्वेंस में हमें डेटा दिया हुआ रहता है, जैसा सीक्वेंस में हमें सिलेबस दिया है, हम उस सीक्वेंस में आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, I know that what exactly is the section that takes a lot of time, but efforts का reward उतना नहीं मिलता है। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी sections है जहां पर जो efforts आप put up करते हो उसका अच्छा खासा reward मिलता है। ठीक है, और उसके अलावा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस भी हमें चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई हैव प्रिपेयर्ड अ प्रॉपर फ्लो। ठीक है, स्ट्रिक्टली लेट्स फॉलो दैट एंड आई एम गारंटिंग यू कि यू विल बी एंडिंग अप विद फ्लाइंग कलर्स। ऑलराइट, लेट्स क्विकली बिगिन देन। So, दोस्तों, let me first of all introduce you to the learning outcome statements that is released by IMA. So, this is the official learning outcome statement जो IMA ने रिलीज किया हुआ है। जस्ट दर्शन कर लो, ठीक है, आपको पूरा भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट शोइंग यू, देखो कुछ इस तरह से ये दिया हुआ रहता है। ठीक है, एज यू कैन सी सेक्शन ए के ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि यहां पर ये टॉपिक्स के नाम दिए हुए रहते हैं। इट्स जस्ट लाइक किसी किताब का इंडेक्स जैसा नहीं होता, टॉपिक्स के नाम दिए हुए रहते हैं, तो ये वैसा ही कुछ है। ठीक है, अब इसका किताब आई विल बी प्रोवाइडिंग यू, यू विल बी गोइंग थ्रू दीज बुक्स, है ना। हॉक के बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, हार्ड कॉपी बुक्स इफ यू हैव ऑप्टेड इन, एल्स यू विल बी गेटिंग द एलएमएस एक्सेस, जहां पर आपको ये सॉफ्ट कॉपी बुक्स मिल जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, चलो एनीवेज, but before going to the books, what I will do is we will go through a blank page। आपको बस एक blank register अपने पास रखना है, ठीक है, जहां पर हम लोग बहुत सारे अलग अलग चीजें डिस्कस किया करेंगे। बुक इज फॉर योर रेफरेंस एंड आई ऑल्सो विल बी प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं अपने एंड से भी आप लोगों को काफी इंटरेक्टिव डेटा देने वाला हूं, जिनकी मदद से यू विल बी रियली लर्निंग। ठीक है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं आपको ये गाइड तो कर दूं कि हम लोग शुरू कैसे करेंगे। तो देखो भाई, जैसे आप देख पा रहे हो यहां पे सेक्शन ए दिया हुआ है। सेक्शन ए से हम शुरू करेंगे भी और नहीं भी। सर कहना क्या चाहते हो? अरे भाई, सेक्शन ए में कहीं ना कहीं कुछ हद तक बेसिक्स है। बेसिक्स का मतलब यहां पर यू विल बी लर्निंग अबाउट द बेसिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी यू विल बी अंडरस्टैंडिंग हियर। जो बिगिन किया जाता है, जो शुरू होता है, वो होता है एज यू कैन सी देयर the financial statements. So what are the elements of the financial statements? जो भी financial statements बनते हैं वो क्या बनते हैं, और उनके अंदर में जो भी individual elements आते हैं वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से रिपोर्ट किया जाता है, all these things will be covered in section A. ठीक है, अच्छा, तो सर ये सब हम पढ़ेंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सब कुछ बहुत लेंदी है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ये पूरा अगर हम लोग शुरुआत करें तो भैया अच्छा खासा टाइम सेक्शन ए खा जाएगा और अच्छा एनर्जी भी खा जाएगा। उसके बाद बाकी सेक्शंस के लिए उतना एनर्जी बच नहीं जाता। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल बिगिन विद इट। हम लोग सबसे पहले एक बेसिक देखेंगे, और वो बेसिक देख लेने के बाद हम लोग सेक्शन ए को हॉल्ट पे रखेंगे, पॉज कर देंगे, एंड वी विल मूव ऑन टू द अदर सेक्शंस। ठीक है, अदर सेक्शंस कौन से? आई विल टेल यू ग्रेजुअली, धीरे धीरे होले होले हम लोग एक एक करके सेक्शंस में जाएंगे, एंड देन वी विल कम बैक एट द एंड एंड कंप्लीट सेक्शन ए। दैट इज व्हाट इज द प्लान। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, सो आज हम लोग पढ़ना तो शुरू करने जा रहे हैं, और उसी के लिए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट अकाउंटिंग। नाउ I'm not sure whether you guys are pro or you guys are thorough with accounting details or not. And even if you are, then जहां तक मेरा अंदाज है आप लोगों ने इंडियन अकाउंटिंग पढ़ा होगा, है ना। इंडियन अकाउंटिंग सबसे पहली बार आप लोग वो अकाउंट देखते हो पर्सनल, रियल, नॉमिनल, है ना। पर्सनल, रियल, नॉमिनल के मुताबिक वो रूल्स हम लोग याद कर लेते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। दैट्स इट, है ना। वी डोंट रियली अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट। बहुत सारे जन, अगर किसी ने, नो ऑफेंस, अगर किसी ने इसके मीनिंग के पीछे कोई रिसर्च किया है, इट्स वेरी गुड, लेकिन जनरली आई एम जस्ट गिविंग इट अ जनरल ओपिनियन। हम लोग जनरली इसे जस्ट याद करने की कोशिश करते हैं, लाइक अ फॉर्मूला वी जस्ट अप्लाई। अब ये अप्रोच हमारे एग्जाम में अनफॉर्चुनेटली चलेगा नहीं। व्हाई नॉट? क्योंकि यहां पर सीधा सीधा व्हाट यू मेमोराइज, उसके ऊपर क्वेश्चंस थोड़ी ना पूछे जाएंगे। यहां जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दैट विल बी ऑन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, यानी व्हाट यू अंडरस्टैंड, आप लोगों ने जो पढ़ा है, ये जो डेबिट क्रेडिट पढ़ा है, इसका मतलब क्या होता है, दे विल टेस्ट यू ऑन दैट। ठीक है, सो लेट मी टेल यू वन थिंग, हमारे सिलेबस में बुक कीपिंग नहीं है। हाँ, यूएस अकाउंटिंग जो हम लोग अभी यूएसए में जो करने जा रहे हैं, इसमें
बुक कीपिंग नहीं है. बुक कीपिंग इज समथिंग, इफ यू डोंट नो अबाउट इट, देन आई विल सजेस्ट राइट नाउ दैट यू शुड स्टार्ट विद द फाउंडेशन कोर्स ऑफ सीएमए, दैट इज एफएमए. आप लोगों ने वहां से शुरू करना चाहिए, जहां पर यू विल बी गेटिंग टू नो अबाउट जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. ठीक है. लेकिन राइट नाउ इफ यू आर थ्रू विथ मतलब जर्नल लेजर में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं है, देन इन दैट केस वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बट यस, आज मैं इन ब्रीफ आप लोगों को इस जर्नल लेजर के बारे में हल्का फुल्का जरूर बताऊंगा. रीजन, even if you are knowing accounting, you perhaps don't know about a US accounting format, है ना. तो US accounting थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है. यहाँ पर्सनल, रियल, नॉमिनल नहीं चलता. ठीक है. तो यहाँ जो होता है वो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच होता है. और भी चीजें होती है, जैसे जर्नल एंट्री लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है. परहैप्स यू डोंट नो अबाउट अ रनिंग लेजर. तो ये सब चीजों को हम लोग आज के लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं. ऑलराइट, रेडी, लेट्स गो. सो दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर मैं अकाउंटिंग की बात करता हूं तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट मनी, मनी, मनी. सो इज मनी इंपॉर्टेंट फॉर अस? क्या आप सबके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए पैसा जरूरी है? अब मुझे एक बात बताओ, कोई एक एरिया बता दो जहां पे पैसों के बगैर काम चल रहा है. हर जगह पैसा है ना. तो पैसा अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो उसका एक ट्रैक रखना भी इक्वली जरूरी है. कहना से सो, है ना. सर अगर ट्रैक रखना जरूरी है तो क्या करें हम लोग? ओके, सबसे पहली बात देखो, पैसों का लेन देन एवरी डे वी फेस इट. जैसे आप मुझे एक दिन बता दो जिस दिन आपके जेब से पैसे, कोई पैसों का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है. एवरी सिंगल डे देयर इज समथिंग हैपनिंग. अब या तो ये पैसा आपके पास आ रहा है या तो पैसा आपके पास से जा रहा है. अब क्यों आ रहा है? सर ऐसा बहुत कुछ है. जैसे मान के चलो, मैं जॉब कर रहा हूं, मुझे सैलरी मिल रहा है, या मैं बिजनेस कर रहा हूं तो बिजनेस से पैसा आ रहा है, या मैंने घर रेंट पे देके रखा है, मुझे रेंट मिल रहा है, या मैंने कहीं पे इन्वेस्ट करके रखा है तो वहां से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, या मेरे पास कोई सामान पड़ा है, मैंने उसको बेचा, वो उसके पैसे आ रहे हैं. अरे भाई, कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग. कैन आई से सो? और वहीं पे पैसे जा रहे हैं. कहां जा रहे हैं? सर बहुत सारी चीजें, मतलब जैसे वो सर, वो जोमैटो स्विगी में मैंने कुछ ऑर्डर किया था, पैसे गए, है ना. सर वो मैंने घर, मेरा किराए पे रहता हूं तो मैं रेंट दे रहा हूं. सर मेरे एम्प्लॉयज है, मैं उनको सैलरी दे रहा हूं. सर वो मैंने ना कुछ खरीदा, एक असेट खरीदा, एक गाड़ी खरीदा, पैसे जा रहे हैं. सर मैंने इन्वेस्टमेंट किया, पैसे जा रहे हैं. अरे भाई, देयर आर सो मेनी डिफरेंट रीजंस जहां पे आपके जेब से पैसे जा रहे हैं. ऊपर से विद डेवलपमेंट्स आप लोग क्या देख रहे हो कि आज के डेट में डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है. राइट, थिंक अबाउट इट. एक जमाना था जब हम लोग सिर्फ पेपर करेंसी के ऊपर डिपेंड किया करते थे. नाउ वी हैव डिजिटल करेंसीज. राइट, हम लोग कार्ड्स यूज करते हैं, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स. हम लोग यूपीआई ट्रांजैक्शंस यूज करते हैं. देयर आर सो मेनी डिफरेंट फॉर्म्स इन विच यू कैन रिसीव और यू कैन पे मनी. राइट, ओके. अभी देखो, मैंने थोड़े ही देर में कितने सारे बातें बता दिए. अब ये सारी बातें, इज इट पॉसिबल कि हम ह्यूमन बींग्स अपने दिमाग में स्टोर करके रख पाए? अनफॉर्चुनेटली हमारा रैम एज वेल एज रोम उतना स्ट्रांग नहीं है ना. और भैया यहाँ पे मेमोरी कार्ड भी तो नहीं डलता, भूल जाते हैं हम लोग. और पैसों के बारे में भूलना हम अफोर्ड नहीं कर सकते. कैन आई से सो? तो एज अ रिजल्ट यहां जन्म लेता है सबसे पहले बुक कीपिंग. मैंने अकाउंटिंग नहीं कहा, मैंने क्या कहा? बुक कीपिंग. व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इज बेसिकली यही जो पैसों से रिलेटेड जो भी लेन देन हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से पैसे आ रहे हैं, अलग अलग रीजन से पैसे जा रहे हैं, इन सबको नोट करके रखना, इनको रिकॉर्ड करके रखना, ताकि इनके बारे में हम भूल ना जाए. ठीक है, चलो ठीक है सर. लेकिन आर वी स्टडिंग बुक कीपिंग और आर वी अप्रोचिंग अकाउंटिंग? तो सर दोनों में फर्क क्या है? बुक कीपिंग छोटा बच्चा है, अकाउंटिंग मेजर. ठीक है. सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. बुक कीपिंग इज बचपना ऑफ अकाउंटिंग. आप ऐसा समझ लो कि हम सबका छोटा बचपन होता है, राइट. हम लोग सब छोटे छोटे बच्चे होते हैं एक जमाने में, फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं. वैसा ही आप समझ लो सो सॉरी, कि अकाउंटिंग का भी जो बचपन था वो था बुक कीपिंग. तो बुक कीपिंग से शुरुआत होती है डेफिनेटली, फिर धीरे 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 आगे बढ़ता है और वो अकाउंटिंग बन जाता है. अब अकाउंटिंग बनता है तो क्या होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. अकाउंटिंग इज मच मोर than bookkeeping. ठीक है. अकाउंटिंग इज द matured version of bookkeeping. ठीक है. सर क्या हुआ इसका मतलब? ओके, तो अकाउंटिंग समझना तो है, लेकिन उससे पहले बुक कीपिंग से शुरू तो करना पड़ेगा ना. पहले बचपन को देख लेते हैं. ठीक है, ओके, चलो. सो दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको कहा कि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग रीजन से पैसे आ रहे हैं, अलग अलग रीजन से पैसे जा रहे हैं. सो ये जो रीजंस मैंने कहा, इन रीजंस को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना.
अब सारे रीजंस को मर्ज करके एक साथ लिखने से तो काम नहीं चलेगा, मुझे इन सारे रीजन को एक एक करके फिल्टर करना होगा। क्यों, जरा समझने की कोशिश करो। यहां पर आई एम नॉट जस्ट राइटिंग अबाउट मनी, आई एम ऑल्सो कीपिंग अ ट्रैक ऑफ डेटा। All of you now understand, you belong to this age, so all of you understand the importance of data, right? And I'm not talking about any data, I'm talking about money related data. And which money? Your money, आपके पैसों से रिलेटेड डेटा, ठीक है? तो अगर हमारे पैसों से रिलेटेड डेटा को मैं प्रॉपरली रख रहा हूं, क्यों रख रहा हूं? क्योंकि सर ये डेटा जो है ये एवे ही नहीं है, ये सिर्फ रखने के लिए नहीं है, इसे स्टडी करना है। इसे स्टडी करके हम अलग अलग तरह के कंक्लूजन्स डिराइव करेंगे, इनको यूज करेंगे और इनकी मदद से आगे बढ़ेंगे। कहने से सो सर मुझे एक बात बताओ, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में क्या हमारा इंटेंशन से पैसों से रिलेटेड क्या हुआ उसको लिख के रखना है कि यार बिजनेस को आगे ले जाना है, आगे ले जाना है ना? तो ये पैसों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को सिर्फ लिखने से काम नहीं होगा, आपको इसके आगे इसका यूज भी समझना होगा। That is where management accounting comes into picture. ठीक है? So number one, when you keep the records as per the required norms, which will be given to us in the form of maybe US GAAP, maybe IFRS. So keeping the records using those norms is what is financial accounting. But using those records for the betterment of the business, for the growth of the business, that's where management accounting comes into picture. ठीक है? And you all are gonna become a future मैनेजमेंट अकाउंटेंट, राइट? ओके, सो शुरुआत होगी हमारी अकाउंटिंग से, उसके बाद हम लोग उसका यूज सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो भैया देखो, सबसे पहली बात, हम यहां पर जो भी रीजन से पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी हो रहा है, उस रीजन को ट्रैक करेंगे और उसको हर एक रीजन को हम लोग कहेंगे बेसिकली डिफरेंट ट्रांजैक्शन, अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस। ठीक है, और ये ट्रांजैक्शंस को हम एक अकाउंट के फॉर्म में आइडेंटिफाई करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ठीक है, अकाउंट वर्ड कम्स फ्रॉम अकाउंट, 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 है ना? अलग अलग तरह से काउंट करते हैं हम लोग, है ना? ये जो काउंटिंग हो रहा है, दैट्स व्हाट इज एन अकाउंट, है ना? अब मैं अकाउंट बोले तो क्या सर यहां पर मैं किसी न किसी एक बात का अकाउंट रखने वाला हूं। What do you mean by that? देखो भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पैसा आया, कैश, कैश का अकाउंट विल बी केप्ट इन कैश अकाउंट, सो ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैश विल बी मेंटेन्ड इन अ कैश अकाउंट. Similarly, I need not keep the money only in the form of cash. I can keep it in digital currency or in the bank maybe, right? So I will keep a bank account. The cash is not with me, it is with that bank. So I need to know that how much money is deposited in that bank, how much money is withdrawn from that bank, and how much money is still there in that bank, right? Okay, चलो भैया पैसा आ रहा है जा रहा है, ठीक है, लेकिन क्यों सर? मैंने ना कुछ परचेज किया है सर, सो जो परचेज किया है उसका अकाउंट मेंटेन करूंगा मैं। ठीक है सर, मैंने ना सैलरी पे किया है सर, तो मैं सैलरी का अकाउंट मेंटेन करूंगा। सर मैंने रेंट पे किया है तो रेंट का अकाउंट मेंटेन करूंगा। दिस इज द शॉर्टकट, A/C, अकाउंट लिखने का शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट्स का जमाना है, अभी धीरे धीरे यूज करना तो शुरू कर ही देंगे हम लोग, है ना? हाँ जी। इसी तरह से सर मैंने गुड्स बेचे, मेरे बिजनेस में मैंने कुछ सेल किया, तो सेल्स अकाउंट। ऐसे अलग 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 तरह के अकाउंट बनाते हुए चलेंगे। सो व्हाट इज दिस? व्हेन आई से सेल्स अकाउंट, आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली सेल्स, कि भैया सेल्स का काउंट रखूंगा मैं, कि कितना सेल हुआ, कब हुआ, कितना हुआ, है ना? इसी तरह से रेंट, रेंट का काउंट रखूंगा, कितना रेंट पे किया, कब पे किया। सैलरी का काउंट रखूंगा, 1 स्टाफ है, 2 स्टाफ है, 10 स्टाफ है, 50 स्टाफ है, 100 स्टाफ है, एज द केस में भी अलग अलग जनों का अलग अलग सैलरी है, तो व्हाट इज दैट, उसका काउंट रखूंगा। कब कितना परचेज किया उसका काउंट रखूंगा। Just observe what I'm doing. I'm not just talking about कितना पैसा आया या कितना पैसा गया. I am actually deep diving into it. I am actually looking at what are the reasons जहां पे पैसा गया और जहां से पैसा आया. Just understand, I'm basically keeping a track of the financial data, right? अब इनकी मदद से I will be getting a lot of useful information, जिसकी मदद से मैं बिजनेस को आगे ले जा पाऊंगा. You getting me? Okay. So सबसे पहले what is accounting? Accounting is basically the
language of the business. It is nothing but the language of the business, because with the help of this, with the help of accounting, I will be telling everyone about the money या monetary information. All right, I hope all of you got till here. अब इसी सिलसिले को जरा आगे बढ़ाते हैं, है ना। मैंने अभी अभी कहा कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सर लैंग्वेज कैसे हो सकता है? लैंग्वेज मतलब जैसे आज आप और मैं कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, एज द केस में भी इसमें कुछ शब्द होते हैं जिनका मतलब हम जानते हैं, आप और मैं हम सेम मीनिंग उसका जानते हैं, इसलिए हम लोग उसमें कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आप कह रहे हो कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो कम्युनिकेट करके दिखाओ। चलो भाई, तो अकाउंटिंग को एज अ लैंग्वेज समझने के लिए हमें अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करना होगा। सीखे इस लैंग्वेज को, लेट्स गो फॉर इट। सो दोस्तों, अभी भी मैंने आपको कहा कि हम ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के अकाउंट बना रहे हैं, करेक्ट? ओके, चलिए, तो जैसे मैंने आपको अभी अभी कहा कि मैं कैश का इंफॉर्मेशन रख रहा हूं, कैश अकाउंट, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं कैश अकाउंट को जहां लिखूंगा वहां मैं इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। इसे कहा जाता है टी फॉर्मेट, ठीक है। ओके, टी फॉर्मेट में ये जो साइड होता है इसे मैं कहूंगा द डेबिट साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड विल बी कॉल्ड एज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड विल बी कॉल्ड एज द क्रेडिट साइड। सो अगर मैंने यहां $1000 लिखा तो मैंने कैश अकाउंट को $1000 से डेबिट किया, और वहीं अगर मैंने मान के चलो यहां पे $600 लिखा तो मैंने कैश अकाउंट को $600 से क्रेडिट किया। ये समझा? अब ये जो मैंने लिखा, दिस इज एग्जैक्टली लाइक अ कोड लैंग्वेज, ठीक है। इट इज अ लैंग्वेज बट अ कोड लैंग्वेज। What do you mean by that? मैंने कैश अकाउंट के यहां लिखा it has a meaning, मैंने कैश अकाउंट के यहां लिखा it also has a meaning. So please understand, debit and credit are just two sides. Debit is left hand side, credit is right hand side. But when you write it in the form of an account, it has a meaning. ठीक है। सो आप कौन से अकाउंट के डेबिट में लिख रहे हो, कौन से अकाउंट के क्रेडिट पे लिख रहे हो, यानी कौन से अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया, इससे हमें कुछ ना कुछ मीनिंग पता चलेगा, और उसी मीनिंग को हम कहते हैं द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। सो डेबिट एंड क्रेडिट इंडिपेंडेंटली कोई अस्तित्व नहीं रखते हैं, ये कहां कौन से अकाउंट में लिख रहे हो उसके मदद से उसका मीनिंग पता चलता है, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो भाई, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको बता देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे 1000 लिखा, यहाँ पे फिर मैंने $1500 लिखा, फिर मैंने यहाँ और $500 लिखा, ठीक है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे और $400 लिखा, ठीक है। मैंने यहाँ पर और $250 लिखा, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसका मतलब ये होता है कि व्हेन आई डेबिट कैश, दीज ऑल रिप्रेजेंट्स की कैश आया, और दीज ऑल बताते हैं कि कितना कैश गया। अब यहां पे मैं डेट और रीजंस भी लिखूंगा, साथ ही साथ यहां पे मैं रीजन भी लिखूंगा कि ये रीजन से गया, ये रीजन से आया, तो मुझे पूरा इसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि कब कौन से रीजन की वजह से कितना पैसा आया, देन कब कौन से रीजन से कितना पैसा गया, एंड हेंस हाउ मच कैश इज स्टिल लाइंग विथ मी। गेटिंग मी? ऐसा हर एक अकाउंट में इसी तरह से इंफॉर्मेशन लिखा जाएगा, और उसी के लिए अब वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है द टू वर्ड्स डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। नाउ व्हेन इट कम्स टू डेबिट एंड क्रेडिट, सबसे पहली बात, ये आया डेबिट, ये आया क्रेडिट, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले यहां पर एक छोटा सा एक जो बहुत सारे जनों के मन में डाउट्स आते रहता है, और आजकल मैं देखता हूं कि बहुत सारे जन इसको लेके वीडियो बना रहे हैं। हल्का सा एक छोटा सा एक मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है। डेबिट क्रेडिट आजकल का शॉर्टकट जरूर बन गया है, लेकिन दीज आर बेसिकली कॉपीड, ठीक है। तो बहुत पहले लैटिन में जो इन्वेंशन हुआ था, पप्पा, अकाउंटिंग के पप्पा, हु इज मिस्टर लुका पैचुअली, उन्होंने ही वाज अ इटालियन मैथमेटिशियन, तो उन्होंने अपनी किताब में इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले डिस्कस किया था, और वहां पर जो वर्ड यूज किया था वो ये वर्ड्स थे, ठीक है, डेबरी एंड क्रेडरी। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड इट केयरफुली, देन डेबरी क्रेडरी, ऐसा करके इन्होंने इतने बड़े बड़े शब्द, नहीं होता, हम लोग भी इतने बड़े बड़े शब्द लिखना पसंद नहीं करते, तो इन्होंने इसी का शॉर्टकट बना लिया था DR, और यहां पे बना लिया था CR, है ना।
अब हम लोग अक्सर ऐसा ढूंढते रह जाते हैं कि सर सीआर यहां तो दिख रहा है लेकिन डेबिट में तो आर है ही नहीं, फिर डेबिट कहां से आया? सो भैया ये कॉपी वर्जन है, नथिंग एल्स, ठीक है, कॉपीड वर्जन है। डेबिट भले ही आजकल लिखा जाता है लेकिन कॉपीड फ्रॉम डेब्री, ठीक है। चलो एनीवेज, सो ये हुए हमारे शॉर्टकट्स, डीआर सीआर, डेबिट का शॉर्टकट डीआर, क्रेडिट का शॉर्टकट सीआर, सिंपल, ठीक है। ओके, नाउ ये कैसे आता है सर? चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हेन आई टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा, लाइक कैश, लाइक सैलरी, रेंट, ऐसे अलग अलग चीजें जो है, now these are basically to be divided into different elements. Now what are these elements? Let's try to understand them in brief. तो सबसे पहली बात, let's start a business. अब आपने कोई एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है, एंड अभी तक कोई फॉर्मेलिटी पूरा नहीं किया, कोई पेपर वर्क नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, बिजनेस हैज नथिंग, जीरो। सो बिजनेस स्टार्ट्स विद अ जीरो, ठीक है। ओके, नाउ बिजनेस नीड्स मनी टू ग्रो, है ना, फंडिंग जैसे हम लोग कहते हैं, है ना। तो फंडिंग कहां से आएगा? अच्छा, पहले तो फंडिंग कितना लगेगा? शार्क टैंक देखा आपने? शार्क टैंक में कोई भी अगर फंडिंग मांगने जाता है तो कोई भी बंदा पहले पूछेगा ना कि भाई कितना फंडिंग लगेगा वो तो बताओ, है ना, आप अपना प्रोजेक्ट तो दिखाओ। ऐसा तो नहीं है कि शार्क्स वहां पे बोलेंगे हाँ तुमको जितना चाहिए बोलो मैं उतना देने को तैयार होता। ऐसा होगा? आगे वाला बोलेगा अरे यार जो देना है दे दो भाई, ऐसा होगा? नहीं ना। तो आपको अपना प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। प्रोजेक्ट तैयार करना होगा यानी यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट आर द एसेट्स दैट यू वांट टू बाय। आपको बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। सो बेसिकली यू आर थिंकिंग अबाउट हाउ मच मनी डू यू नीड। We call it as our assets because we just don't need cash because we will be investing it in our business. So the investment in business is what is called as asset. ठीक है? Simplest definition, investment in our business is what is called as asset. Simple? Okay. अब ये assets कहां से आएंगे? तो सर फंडिंग लाना पड़ेगा। तो फंडिंग कहां से आएंगे? फंड्स, ठीक है। जितना फंड्स आएगा उतने के ही एसेट्स हमारे पास आएंगे। तो ये फंड्स कहां से आएंगे सर? फंड्स दो सोर्सेस से आएंगे। एक ओनर से, ओनर से क्या लिखा मैंने, एक मिनट में स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं, कलेक्ट कर लेता हूं, ओनर से, और दूसरा आउटसाइडर से जिनको हम लोग कहते हैं लेंडर्स, ठीक है। ये लोग कौन है? ये लोग हो गए लेंडर्स। ओके, चलो भाई ठीक है। तो ओनर की तरफ से जो पैसा आता है उसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कोई उसे कहता है इक्विटी, कोई उसे कहता है कैपिटल, ऐसे अलग अलग नाम से ये पुकारा जाएगा, ठीक है। विल ऑल्सो यूज देम ग्रेजुअली, धीरे धीरे सबको आदत पड़ जाएगी इफ यू आर न्यू, और इफ यू आर नॉट न्यू यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, ठीक है। दूसरा जो ये होता है आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स, हाँ, तो इसे हम लोग कहते हैं डेप्ट, DEBT, डेप्ट, ठीक है, बी साइलेंट, ओके, कोई और स्पेलिंग मत लिख देना, ठीक है। नाउ व्हेन आई से डेप्ट, सो सॉरी, व्हेन आई से डेप्ट, डेप्ट अलग अलग फॉर्म्स में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहीं से लोन ले लिया, है ना, कुछ कुछ कंपनी देखा होगा आप लोगों ने, बॉन्ड्स से डिबेंचर्स वगैरह इशू करते हैं, उस फॉर्म में पैसे उठाते हैं, ऐसा जो भी है। सो बेसिकली इफ यू आर एक्टिंग एज एन आउटसाइडर, यू आर लेंडिंग मनी बट यू आर एक्टिंग एज एन आउटसाइडर। आउटसाइडर का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आउटसाइडर मतलब भाई मैंने सिर्फ पैसा लगाया है ना, मेरे को बराबर ब्याज मांगता है और मेरा प्रिंसिपल का बराबर टाइमली रीपेमेंट कर दो। तुम्हारा बिजनेस बड़े कम हो उससे मेरे को लेना देना नहीं है, मेरा पैसा मेरे को टाइम पे चाहिए, समझेगे नहीं? यू आर एन आउटसाइडर, ठीक है। ओनर कौन हुआ? भाई मुझे बिजनेस के ग्रोथ में इंटरेस्ट है, मेरा बिजनेस ग्रो होना चाहिए। आई एम इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिट्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मैंने कितना पैसा लगाया उस पर मेरा कितना ब्याज बनता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, आई एम बेसिकली इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिट्स, ठीक है। मुझे आज भले ही पैसा ना मिले, 2 साल ना मिले, 10 साल ना मिले, लेकिन आगे चल के मेरा जो पैसा मैंने लगाया है वो ग्रो होना चाहिए, माई कैपिटल शुड ग्रो। यू आर एन ओनर, फर्क है दोनों में, ठीक है। ओके, सो सर जी ये इन दोनों के फॉर्म में हमारे पास पैसा आएगा। तो बेसिकली कहने से एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, डेब्ट्स को ही मैं कहता हूं लाइबिलिटीज, चलेगा। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, सिंपल, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ए इज इक्वल टू सी प्लस एल,
ओके ओके चलो, अब मुझे एक बात बताओ, सब लोग सोच समझ के बताना। भैया बिजनेस में पैसा तो लगा दिया, ओनर ने सब जगह से पैसा लगा दिया, लेकिन कहना ऐसे कि आगे चल के प्रॉफिट्स भी होगा, होगा। अब प्रॉफिट्स किसको जाएगा, किसको मिलेगा प्रॉफिट? ओनर को मिलेगा, मानते हो ये बात, है ना? तो कैन आई से इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कैपिटल आगे चल के ग्रो होगा बाय द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, चलेगा? अच्छा यही प्रॉफिट को मैं अगर ऐसा लिखूं तो चलेगा, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, डन, ओके। सो मैं इसी का फाइनल वर्जन अभी ऐसा लिख दूं तो चलेगा, मॉडिफाइड वर्जन, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस प्लस लायबिलिटी, चलेगा? क्या किया देख लो जरा ध्यान से, ऑब्जर्व करो, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस प्रॉफिट लिखने की जगह मैंने इनकम माइनस एक्सपेंस लिखा प्लस लायबिलिटी, चलेगा? ओके। अब एक मिनट, हाँ ये जो इधर जो दिख रहा है ना, ये माइनस साइन में है ना, बाकी सब प्लस साइन में, ओके। एक काम करे, ये माइनस साइन वाले को उस तरफ भेज देते, क्या बोलते हो? भेज देते, चलो। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन विल चेंज, इधर क्या आ जाएगा फिर, यहां आ जाएगा असेट प्लस एक्सपेंस, चलेगा? इज इक्वल टू कैपिटल प्लस इनकम प्लस लायबिलिटी, ठीक है? ओके, नाउ जस्ट ऑब्जर्व, यहां पर आपको दो नाम नजर आ रहे हैं इक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में, यहां पे आपको तीन नाम नजर आ रहे हैं इक्वल टू के राइट हैंड साइड में, राइट? सो दीज आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब, जो मैं आपको इंफॉर्मेशन कह रहा था ना, डेटा, वो इन 5 में से किसी एक के बारे में होगा। या तो द डेटा इज अबाउट असेट, या तो डेटा इज अबाउट एक्सपेंस, या तो डेटा इज अबाउट ओनर यानी कैपिटल, या तो डेटा इज अबाउट इनकम रेवेन्यू, या द डेटा इज अबाउट लायबिलिटी। बस इन 5 में रहेगा ये, है ना? और ये 5 की वजह से अब हम क्या करेंगे, जो भी अकाउंट हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसे हम लोग इन 5 में से कौन से कैटेगरी में आ रहा है उस कैटेगरी में उसे क्लासिफाई करेंगे। लेट्स डू इट वंस। देखो यहां पे मैंने अलग अलग नाम लिखे थे। कैश, क्या लगता है भाई, कैश क्या है? इज इट एन एक्सपेंस? एक मिनट रुक जाना, एक्सपेंस इज द रीजन फॉर स्पेंडिंग द कैश, कैश इन इटसेल्फ इज एन एसेट। अगर आज मैं कहूं कि आपके पास मस्त पैसे है, मस्त आपके पास 10 लाख है, 10 लाख छोड़ो 50 लाख, 50 लाख छोड़ो 50 करोड़ डॉलर है, व्हाट यू विल फील? लाइक द किंग, है ना? भगवान फील करोगे भाई अपने आप को, है कि नहीं? That's your asset. That's the power of an asset. The more assets you have, more powerful you will feel. ठीक है? हाँ जी। तो कैश इज एन एसेट, ओके। परचेज, परचेज डिपेंड करता है क्या परचेज कर रहे हो, लेकिन अगर मान के चलो मैं अपने डेली यूज की चीजें खरीद रहा हूं तो शायद मैं इसे एक्सपेंस कहूंगा, हाँ। लेकिन अगर मैंने कोई एसेट खरीदा तो बात अलग है, ठीक है? बैंक, कहना ऐसे ये भी मेरे लिए एक एसेट हो गया, चलेगा? सर सैलरी क्या है भाई, सैलरी मैं हर महीने अपने स्टाफ को देता हूं, दिस इज माय एक्सपेंस। रेंट, हर महीने लैंडलॉर्ड को देता हूं, दिस इज माय एक्सपेंस। सेल्स, हर महीने मैं कस्टमर्स को सेल कर रहा हूं, दिस इज माय इनकम या रेवेन्यू। व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं पहले इंफॉर्मेशन को देख रहा हूं और उसको क्लासिफाई कर रहा हूं कि ये कौन सा अकाउंट है, ठीक है? ओके। अब पॉइंट है इसकी, इसे इस तरह से लिखना है मुझे, है ना? टी फॉर्म में। अब टी फॉर्म में अगर लिखना है तो डेबिट और क्रेडिट कुछ तो सोचना पड़ेगा, तो डेबिट क्रेडिट कैसे डिसाइड करूंगा? वेरी सिंपल, देखो अकाउंट के ये लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने लिख के रखा है, ठीक है, इनका रूल इज वेरी सिंपल। अगर मान के चलो जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे कोई एक्सपेंस का अकाउंट है, अब वो ट्रांजैक्शन की वजह से मेरा खर्चा बढ़ा, क्या हो रहा है, खर्चा या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। एज द केस में भी अगर मेरा खर्चा बढ़ा, देयर इज एन इंक्रीज इन एक्सपेंस, ठीक है? या मान के चलो मेरे पास ऑलरेडी 10 फर्नीचर रखे हुए हैं, मैंने और 2 फर्नीचर खरीदे, क्या हुआ, मेरा फर्नीचर बढ़ा। सो टू शो एन इंक्रीज आई विल डेबिट, ठीक है? मैंने सिर्फ इतना ही लिख दिया, चलेगा? अब यहां से आपके सारे डेबिट क्रेडिट रूल्स खत्म हो गए। कैसे? लॉजिक लगा के, नथिंग एल्स। आप लोग जरा ध्यान से देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने क्या लिखा, क्या लिखा? एसेट प्लस एक्सपेंसेस, हाँ ये एक्सपेंसेस है, एसेट प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू कैपिटल प्लस इनकम प्लस लायबिलिटी, ठीक है? नाउ डू वन थिंग, जस्ट पॉज द वीडियो राइट नाउ, अभी कभी वीडियो को पॉज करो और इस चीज को लिखो, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी,
उसके बाद कैपिटल लिंक के नीचे एरो करके कैपिटल प्लस प्रॉफिट, आगे चल के प्रॉफिट भी ऐड होगा, प्रॉफिट के नीचे एरो करके इनकम माइनस एक्सपेंस, फिर ये लिखो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस प्लस लायबिलिटी, फिर ये माइनस एक्सपेंस को बॉक्स करके उसको उस तरफ ले जाओ, एसेट प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू कैपिटल प्लस इनकम प्लस लायबिलिटी। इसको पॉज करके अभी कभी लिख लो, ठीक है, देख के नहीं, बिना देखे, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, हाँ जी लिख लो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पॉज करके इसे प्रॉपरली लिख लिया, लिखा होगा तो आप ही के काम में आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो लेट्स कम बैक। सो दोस्तों, इसके नीचे मैंने लिख के रखा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें हैं इनका मैथमेटिकल नेचर सेम है, तो राइट हैंड साइड में जो चीजें नजर आ रहा है उनका भी मैथमेटिकल नेचर सेम होगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा, है कि नहीं? मतलब सर, चलो लेट्स सी। देखो मैंने क्या कहा, असेट प्लस एक्सपेंस इन दोनों के लिए प्लस साइन यानी इंक्रीज विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डेबिटिंग देम। यानी अगर मैंने किसी असेट का अकाउंट बनाया या किसी एक्सपेंस का अकाउंट बनाया तो टी फॉर्मेट में राइटिंग हियर, टी फॉर्मेट में राइटिंग हियर मींस दैट बैलेंस हैज इंक्रीज्ड। चलो एग्जांपल के तौर पे ये कैश वाज एन असेट, है ना, मैंने यहां $1000, $1500, $500 ये जो मैंने डेबिट में लिखा, मतलब क्या हुआ, माय कैश बैलेंस हैज इंक्रीज्ड। तो कितना इंक्रीज हुआ, 1000 प्लस 1500 प्लस 500, राइट। और उसी तरह से अगर मैं यहां लिख रहा हूं, क्या मीनिंग होना चाहिए फिर इसका, ऑपोजिट्स में लिख रहा हूं, क्या मीनिंग होना चाहिए बताइए। तो भैया यहां पर वही चीज हो रहा है, डिक्रीज शो करने के लिए आई विल क्रेडिट। समझ गया बात को, लैंग्वेज समझ में आ रहा है। सो बेसिकली 1000, 1500, 500 से मेरा कैश बैलेंस बढ़ा और वहीं पे 600, 400, $250 से मेरा कैश कम हुआ। सिंपल, ओके। अच्छा, इसके साथ साथ अब मैं एक और बात अगर बता दूं आपको, जैसे मान लो मैंने यहां लिखा कि ये 1 तारीख को हुआ, ये 4 तारीख को हुआ, ये 10 तारीख को हुआ, ये 12 तारीख को हुआ, ये 15 तारीख को हुआ और ये 20 तारीख को हुआ। अब देखो क्या हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा फर्क पड़ा। क्या फर्क पड़ा सर, $1000 1 तारीख को आए, उसके बाद ना मेरे पास 4 तारीख को $1500 आए, यानी मेरे पास टोटल $2500 हो गया। उसके बाद $500 नहीं आया, उसके बाद वो 10 तारीख को $600 का पेमेंट हुआ, राइट। हेंस मेरे पास सिर्फ $1900 बचे। उसके बाद 12 तारीख को और $400 का पेमेंट हुआ, अब मेरे पास $1500 बचे। उसके बाद $500 मिले, अब मेरे पास $2000 हो गए। उसके बाद $250 मैंने पे किए। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? लेकिन द पॉइंट इज, सिर्फ इस तरह से लिखने से ये ट्रैक रखना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। That's where the importance of a running account comes into picture, and which is getting popular all over the world these days, except in our academic books, unfortunately. ठीक है, आई एम 100% श्योर रनिंग अकाउंट आपने अभी तक जो भी आपने पढ़ा है अपने 11th 12th में या ग्रेजुएशन में या इवन मास्टर्स में, अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट अपडेटेड। किताबें अभी तक अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है। दुनिया तरक्की किए जा रहा है, दुनिया कहां का कहां पहुंच जा रहा है, बस हमारे किताबें अभी तक वहीं के वहीं पड़े, बहुत पहले के, मतलब जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तब के जमाने की चीजें आज भी किताब में लिखे हुए हैं, ठीक है। जो भी हो, लेकिन अपने आप को अपडेट रखना हमारी खुद की जिम्मेदारी है, ठीक है। आज के डेट में हमारा जो जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, यू हैव इंटरनेट, इंटरनेट में हर चीज हमें मिल जाता है, राइट। सो इसको प्रॉपरली सही चीज अपने को अपडेट करना पड़ेगा, अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा, राइट। ओके, लेट्स गो। सो दोस्तों, रनिंग अकाउंट के बारे में भी मैं आऊंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग समझ गए, राइट। सो द सेम विल अप्लाई फॉर एसेट एज वेल एज एक्सपेंसेस। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड मैंने क्या कहा। Every asset or every expense will increase with a debit and will decrease with a credit, ठीक है। अब जरा समझ के आप लोग कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैं इसके ऑपोजिट साइड में ये 3 नाम लिख रहा हूं, कैपिटल, इनकम एंड लायबिलिटी, यहां पर अगर मुझे इंक्रीज बताना है तो डू आई नीड टू डेबिट? क्या होगा, कहना से इसका बिल्कुल उल्टा होगा। सोच के बताओ क्या होगा फिर। Plus represents, plus will be represented by now credit, and minus will be represented by debit. So दोस्तों, just try to understand, even if I remember just one,
कैन आई से कि बाकी का ऑटोमेटिकली मुझे लॉजिकली याद रह जाएगा? इफ एसेट एंड एक्सपेंस आर इंक्रीजिंग बाय डेबिट, तो क्रेडिट कैसे होगा? उल्टा। और उसके ऑपोजिट साइड में एग्जैक्टली रिवर्स रूल। ये बात आ रहा है दिमाग में? ठीक है दोस्तों, देखो मैं एक बात यहां पे क्लियर कर दूं। राइट नाउ अगर आप लोग इस लेक्चर को डेमो की तरह अटेंड कर रहे हो, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज माय स्टाइल. माय स्टाइल इज टू मेक यू अंडरस्टैंड, is to make you think rather than making you memorize. मैं आपको डेटा दे दूंगा और बोलूंगा कि इसको याद कर लो, इसी में से आएगा. हमारा एग्जाम ही ऐसा नहीं है. ऐसा अगर हो भी रहा है तो फिर यूएससीएम एग्जाम के लिए बिल्कुल सही नहीं है. ठीक है, यूएससीएम एग्जामिनेशन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो इफ आई एम जस्ट टेलिंग यू द थिंग्स एंड यू आर मेमोराइजिंग एंड गोइंग देयर, यू वोंट बी एबल टू मेक इट. आपको वहां पर सक्सेसफुली अगर स्कोर करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड फैक्ट्स एंड दैट्स व्हाट इज माय ड्यूटी. ठीक है, मैं आप लोगों को यहां पर एक एक चीज का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और आपकी जिम्मेदारी यह बनती है कि उन कॉन्सेप्ट्स को ईमानदारी से समझ के आगे बढ़ो. राइट, वी आर डन विद द डेबिट क्रेडिट रूल्स. सिंपल. ओके, सो दोस्तों हमारे बुक कीपिंग प्रोसेस में क्या आता है? फिर बुक कीपिंग प्रोसेस में सबसे पहले वी कीप अ record of the source documents. What do you mean by that? Source documents. What do you mean by source documents? Source documents means the evidence of the transactions. What do you mean by evidence of the transaction? Sir, हर transaction का कोई सबूत होता है. Maybe in the form of a bill, maybe in the form of a receipt, maybe in the form of an agreement. Getting me? These are called as the source documents. So we keep them with us. Okay? So सबसे पहले एक file maintain होता है of the source documents. Number 1. ठीक है? नंबर 2, हम लोग इसका एक जर्नल मेंटेन करेंगे. जर्नल का मतलब क्या हुआ? देखो, जर्नल मतलब आजकल तो नहीं रहा जमाना, लेकिन एक जमाना था जब लोग डायरी लिखा करते थे. पता नहीं आजकल भी आप लोग लिखते होंगे, अगर लिखते होंगे तो बहुत अच्छी बात है. ऐसे जो भी है, एक आदत थी, डायरी लिख रहे. डायरी में क्या कर रहे हैं हम लोग? डे टू डे जो एक्टिविटीज हो रहे हैं उसको लिख के रख रहे हैं. Now that serves as a memory. आगे चल के जब हम लोग उस डायरी को पढ़ते हैं तो याद रहता है, अरे यार वो डेट पे ऐसा ऐसा हुआ था, ये डेट पे उससे मिला था, सो एंड सो. गेटिंग मी? तो ये जो है वो मेमोरी बन जाता है हमारे लिए, एंड दैट इज समथिंग गुड. करेक्ट? तो ऐसा ही चीज है भाई, ये जो जर्नल है, ये जर्नल में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको बेसिकली लिख के रखना हमें. ठीक है, सो ये बेसिकली कैसे लिखेंगे सर? इसका भी एक तरीका होता है, एंड दैट्स वेयर द रोल ऑफ अ जर्नल एंट्री कम्स. ठीक है, सो देयर इज अ प्रॉपर फ्लो, प्रॉपर तरीका होता है जिसमें हम लोग इसको लिखते हैं. तो आई विल शो यू. देखो, ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ जर्नल एंट्री. आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी इट. ठीक है, देख पा रहे हो इसे? सो व्हाट यू सी हियर, यहां पर आप देख रहे हो कि सबसे पहले देयर इज अ डेट कॉलम, वी राइट अबाउट द डेट. Then there is a particulars column, and यहाँ journal entry लिखने का एक तरीका होता है, which is a bit different from what you have learned in India. हमारे इंडिया में generally ऐसा होता है, buy so and so account debit, फिर to so and so account credit, ऐसा करके लिखा जाता है. ऐसा यहाँ नहीं होता. यहाँ पर देखो कैसा है, तरीका थोड़ा सा अलग है. यहाँ पे पहले लिखा जाता है डेबिट, नेम ऑफ द अकाउंट, देन थोड़ा गैप छोड़ के क्रेडिट, नेम ऑफ द अकाउंट. बस काम खत्म. ठीक है, उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पे 2 कॉलम होता है, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का. डेबिट के कॉलम में हम लोग डेबिट वाला अमाउंट लिखते हैं, क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट वाला अमाउंट लिखते हैं. दोनों अमाउंट सेम ही होता है बेसिकली. ठीक है, सो ये इस तरह से एक जर्नल एंट्री पास किया जाता है. अब आई विल नॉट बेसिकली स्ट्रेस ऑन दिस फॉर्मेट, क्योंकि सबसे पहले इट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ आवर सिलेबस, एंड नंबर 2 वी हैव सॉफ्टवेयर्स. ये सारे काम सॉफ्टवेयर्स कर देते हैं. ये सारा काम आज के डेट पे एआई कर देगा, इसमें आपकी जरूरत नहीं है. हाँ, आपको मालूम जरूर होना चाहिए कि कौन सा सही डेबिट और कौन सा सही क्रेडिट है, क्योंकि इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन एआई, लेट मी टेल यू, एआई गलतियां करता है और बहुत गलतियां करता है ना. तो वो गलती आपको करेक्ट करना आना चाहिए, इसलिए यू शुड नो. लेकिन ये फॉर्मेट आपको देखने की जरूरत नहीं, दिस इज क्लरिकल. ये एआई और सॉफ्टवेयर देख लेंगे. यू शुड जस्ट अंडरस्टैंड. ओके, चलो ठीक है. नाउ दिस इज व्हाट इज अ जर्नल बेसिकली, राइट? सो दैट इज द जर्नल बुक. After source document, we maintain a book that is called as a journal book, where you pass journal entries, followed by the ledger book, which is the main book actually. Principal book कहा जाता है इसे. ledger book में जो मैंने T account कहे थे ना, हर एक अकाउंट का T account ये मेंटेन होता है ledger में. ठीक है, एंड टू बी स्पेसिफिक, आज के डेट पे इसका एक मॉडिफाइड वर्जन आ जाता है. मॉडिफाइड वर्जन का मतलब क्या होता है कि रनिंग अकाउंट फॉर्म में हम लोग इसको मेंटेन करते हैं. नाउ आई विल जस्ट शो यू हाउ द फॉर्मेट इज. ठीक है, देखो बेसिक लेजर का इस तरह का टी फॉर्मेट होता है, लेकिन एक रनिंग फॉर्मेट इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है,
ये जो आप देख पा रहे हो दिस इज बेसिकली रनिंग अकाउंट. रनिंग अकाउंट में क्या होता है, डेट लिखा जाता है, अकाउंट का नाम लिखा जाता है, फोलियो का इंपॉर्टेंस आपको मैं बताऊंगा. उसके बाद जो भी अमाउंट है डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ वो लिखने के बाद वी राइट द बैलेंस. उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन लिखने के बाद वी अगेन राइट द अपडेटेड बैलेंस. तो दिस इज व्हाट इज अ रनिंग अकाउंट. ठीक है, सो दैट्स व्हाट इज जर्नल एंड लेजर. Now let me tell you here that this is basically where the bookkeeping process ends, and bookkeeping process के end में हम लोग एक बार just to verify that everything is correct or not, we make something called as a trial balance. ठीक है, ट्रायल बैलेंस इज जस्ट समथिंग टू चेक दैट वेदर द डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट और नॉट. बस ये दोनों को हम लोग चेक करने के लिए बनाते हैं. ठीक है, अब अगर ये मैच हो गया देन वी प्रोसीड अहेड एंड बेस्ड ऑन व्हाटएवर वी हैव केप्ट वी प्रिपेयर द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स and this report is circulated amongst the outsiders. तो इसके पहले तक जो भी डेटा था that is just kept with the insiders, and for the outsiders we make something called as the financial reports, और इसी को हम कहते हैं financial statements. Okay, so our journey starts from here, the financial statements. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आते हैं और वो किस तरह से चीजों को लिखा जाता है, दैट इज वेयर वी आर बिगिनिंग विथ. ठीक है, ओके. सो दोस्तों इसके पहले तक जो मैंने बताया दिस इज बेसिकली द बेसिक दैट इज नॉट कवर्ड इन आवर सिलेबस. ठीक है, बट यस स्टिल द नेक्स्ट लेक्चर दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू will have some details about how to pass journal entries, how to pass ledger. So basically I will take a case study, और उस case study की मदद से we will actually pass the journal and ledger, and I will suggest you that if suppose after listening to all these you feel कि नहीं यार मैंने ना एक बार journal ledger practice करके देख लेना चाहिए, क्योंकि ये running account के बारे में ना मेरे को उतना पता नहीं है और ये US format of writing ये भी मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए मुझे एक बार देख लेना चाहिए, then you should go and watch the next lecture. And if suppose you feel कि नहीं सर ये तो मुझे अच्छे से आ जाता है, then in that case you can skip the next lecture and move on to the further next, that is the third lecture. ठीक है, थर्ड लेक्चर में I will be beginning with the financial statements. In fact financial statements के पहले कुछ और बेसिक जानकारी आपको होना जरूरी है of US GAAP and IFRS, the role of US GAAP and IFRS. So वो होगा हमारा थर्ड लेक्चर, और फोर्थ लेक्चर में we will effectively start with the financial statements. ठीक है, so basically first three lectures are kind of basics, and fourth lecture onwards we are beginning with the actual curriculum. All right, so that's what the first lecture was all about. Now one important information for all of you, आप लोग यहीं पे right now ऐप से डाउनलोड कर लोगे, आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा. ठीक है, you will get a file, और वो फाइल में पूरा का पूरा आज जो हम लोगों ने पढ़ा उसका और थोड़ा डिटेल्ड आपको वहां पर थ्योरी नजर आएगा दैट यू नीड टू रीड आउट. उसमें थोड़े से कुछ एप्लीकेशंस आएंगे जहां पर आप लोगों को कुछ क्लिक करना है, कुछ एमसीक्यू सिलेक्ट करना है, या जर्नल एंट्री के फॉर्म में कुछ ना कुछ एक जो मैंने बताया उसके बारे में कुछ लिखा रहेगा, तो वो सब चीजों को आपको थोड़ा एक्सप्लोर करके देखना है. ठीक है, दैट इज काइंड ऑफ होमवर्क फॉर टुडे. ठीक है, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर. ऑलराइट, बाय बाय.